नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ चल रही है जिसमें 2024 के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम्स में, तो 10वीं और 12वीं दोनों का ही कराया जा रहा है। 10वीं का हो चुका है, 10वीं वाले बच्चे जाकर के उस लेक्चर को देख लेंगे। अभी जो चल रहा है वो 12वीं के बच्चों का चल रहा है। इससे पहले वाली जो सीरीज़ थी, जैसे कि आपका जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, डिटेल्ड क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन कराया गया है एंड आपको इसी चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, मैंने चैप्टर कराया हुआ है और फुल डिटेल में चैप्टर्स कराया हुआ है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें जो 2024 में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे एक ओवरव्यू लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछता है। जैसे जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइडिया ये नहीं है, मतलब कि हमारा ये जो उद्देश्य ये नहीं है कि हमें आंसर को डिस्कस करना है। बेसिकली हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन कैसा बन रहा है। आंसर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मेन फोकस आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा बन रहा है, और ये आइडिया आपको सिर्फ एक साल की क्वेश्चन को देख करके नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अनुरोध है मेरा कि इससे पहले एटलीस्ट आप 5 साल के पेपर्स को देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, करना क्या है, आपको क्वेश्चन को देख करके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टीचर आपका आता है, वो ओरली मैक्सिमम चीज़ें बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम चीज़ों को बताते जाते हैं, ओरली बताते जाते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे उसको लिख ना पाते हों। तो आप अपने टेक्स्ट बुक की हेल्प ले करके, क्वेश्चन बैंक की हेल्प ले करके आंसर को लिखने की कोशिश करिए और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पहला चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उस चैप्टर का ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, द्विबीजपत्री भ्रूण का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में बच्चों, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चित्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ही। आप किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, विदाउट डायग्राम आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इस तरह से पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन एक बार को कम पड़ गया, लेकिन अगर आपका डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अच्छे से आपने वेल लेबल डायग्राम बनाया हुआ है, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। वो बिल्कुल बाउंड हो जाएगा आपको फुल मार्क्स देने के लिए। ठीक है, तो साथ ही साथ ऐसा आप प्रैक्टिस करिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए। देखिए ना, चित्र बना करके एक्सप्लेन करने का आपका क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है, द्विबीजपत्री भ्रूण कह रहा है बच्चों। क्या कह रहा है, भ्रूण कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एम्ब्रियो बनेगा कब? एम्ब्रियो कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपका क्या हो रहा है, एम्ब्रियो ये क्या हो रहा है, अनइक्वली डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होकर के 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, 16 सेल्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहा है। ये है आपका जाइगोट बच्चों। ये क्या है, जाइगोट है। और जाइगोट में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो समसूत्री विभाजन हो रहा है, आपका जाइगोट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बच्चों। डिवाइड होकर के क्या करता है, ये 8 से 10 कोशिकाएं बनाता है, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, सस्पेंसर सेल कहते हैं या निलंबक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबक कोशिकाएं। और निलंबक कोशिकाओं के ऊपर ऐसे गुब्बारे जैसा एक कोशिकाओं का स्ट्रक्चर बना रहता है, जिनको हाउस्टोरियल कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, हाउस्टोरियल कहा जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं इसको रीड कर दूंगी। ठीक है, अब ये सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है, ये सस्पेंसर सेल ना आपके एम्ब्रियो को नीचे की तरफ, ये क्या है, ये आपका एम्ब्रियोनल वाला पार्ट है, तो आपके एम्ब्रियो को चालजा के अंदर, बेसिकली भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर क्या करता है, आपके एम्ब्रियो को बीचों बीच में एंटर करने का काम करता है, बीचों बीच में प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है आपका क्या, भ्रूण पोष मौजूद है, एंडोस्पर्म मौजूद है। तो ये भ्रूण पोष क्या करेगा, एम्ब्रियो सैक, जो नॉट एम्ब्रियो सैक, हमारा जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, ये इसी भ्रूण पोष से पोषण लेगा और धीरे 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 वृद्धि करेगा। वृद्धि करके क्या होता है बच्चों, ये आपका हार्ट शेप
हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उसी से आपके रूट शूट यानी कि आपकी जड़ और तना वगैरह निकलती है। चलिए मैं पढ़ देती हूँ अब, ठीक है। एक बीजांड के अंदर प्रायः एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। हम अभी यही कंडीशन देख रहे हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी अनॉल, ये सारी चीजें हम अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, भ्रूण का निर्माण हो कैसे रहा है सबसे पहले ये समझ लो। यहाँ पे क्या हुआ, एग का और आपके मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद क्या बन रहा है बच्चों, जाइगोट बन रहा है। यहाँ से आप ये देखिएगा, ठीक है। तो भ्रूणों का परिवर्धन सामान्यतः प्रारंभ में समान किंतु बाद की अवस्थाओं में भिन्नता होने के कारण एक प्रारूपिक पौधे जैसे कि क्रूसीफेरी वगैरह के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आपके डाइकॉट वाले प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका निश्चित कांड है जिसको ऊसपोर कहा जाता है, यह सर्वप्रथम अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा दो असमान भागों में बढ़ जाता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, अनइक्वल डिवीजन होता है। बीजांड द्वार की ओर एक कोशिका जो अपेक्षाकृत बड़ी होती है, इसको आधारी कोशिका या क्या कहते हैं बच्चों, निलंबक कोशिका कहते हैं। कोशिका कहलाती है। छोटी तथा निभाग की ओर वाली कोशिका अग्रस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका कहलाती है। अब निभाग और आपका जो क्या कहते हैं एक और था ना माइक्रोपाइलर एंड, ये मुझे समझाना ना पड़े, मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ, लेक्चर जा करके आप देख लेना, ठीक है। भ्रूणी कोशिका शीघ्र ही दो अनुदैर्ध्य विभाजनों में डिवाइड होकर के 4 कोशिकाएं बनाती है। इसी तरह 4 कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, चतुर्थांशक या क्वाड्रेंट कहा जाता है। और फिर अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ये कैसे बन जाते हैं, 2 प्रकार के कोशिकाओं में बट करके, मतलब 2 इक्वल डिवीजन में बट करके 8 कोशिकाएं बनाएंगे बेसिकली। और इस 8 कोशिका वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है बच्चों प्राक भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राक भ्रूण। ये वाला जो स्टेज है ना जिसमें 8 कोशिकाएं बने, इसी को कहा जाता है प्राक भ्रूण कहा जाता है, प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसको ऑक्टेंट कहते हैं, आपका अष्टांशक कहते हैं। इसी दौरान निलंबक कोशिकाएं भी डिवाइड होती हैं, 6 से 10 कोशिकाएं बना लेती हैं लंबी से। ये है आपकी क्या, निलंबक कोशिकाएं। ये क्या है बच्चों, निलंबक कोशिकाएं। यह पूरा आकार क्या कहलाता है, सस्पेंसर कहलाता है। और संरचना में बढ़ते हुए भ्रूण को भ्रूण कोश के अंदर धकेलने का काम कौन करता है, सस्पेंसर करता है, सस्पेंसर करता है। और बीचों बीच ये पहुंचा देती है आपकी, ठीक है। 1 मिनट, चलिए। भ्रूण कोश इसे पर्याप्त तथा आवश्यक पोषण प्राप्त कराएगा। निलंबक की बीजांड द्वार की ओर वाली कोशिका फूल करके बड़ी हो जाती है जो हाउस्टोरियम बनाती है। और ये इसका काम क्या है बच्चों, ये क्या करेगा, ये चूसक कोशिका की तरह काम करता है। और निलंबक के दूसरे सिरे पर यानी कि भ्रूण की ओर अधस्फीतिका एक हाइपोफाइसिस नामक कोशिका भी प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। यह भ्रूण के साथ सम्मिलित होकर के क्या बनाएगी, आपका जड़ बनाने का, मूलांकुर बनाने का काम करती है, ठीक है। ये देखिए अब आपका जो भ्रूण है ये कहाँ पर आ गया है, भ्रूण कोश में पूरी तरह से आ गया है, ठीक है। डायग्राम समझ लीजिए। ये वाला है आपका निभागी एंड, निभागी वाला ये चैलेजल वाला एंड निभागी द्वार है। और ये वाला क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है बच्चों। कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। ये देखिए आपके ये हार्ट शेप से वापस ये डेवलप हो जाते हैं। और ये क्या है आपका, ये दोनों कॉटिलीडन्स हैं बच्चों, ये क्या है, कॉटिलीडन्स है, ठीक है। और ये क्या है आपका मूलीय क्षेत्र है। और यहाँ पर ये देखिए ये क्या बना रहा है, न्यूसेलस बना रहा है, जिसको क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बीजांडकाय कहते हैं। ये आपके भ्रूणपोषी कोशिकाएं हैं या न्यूक्लियस है। और ये आपकी निलंबक कोशिकाएं हैं। और ये क्या है आपका हाउस्टोरियम वाला सेल है बच्चों, क्या है, हाउस्टोरियम वाला सेल है। ये इंटेगुमेंट्स है आपका, जो कि एक आपके उसका ओवम का स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वही चीजें लिखी हुई हैं पूरी, चलो रीड कर दे रही हूं मैं। प्राक भ्रूण अर्थात अष्टांशक की हाइपोफाइसिस वाली 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल कोशिकाएं तथा जो बाकी शेष 4 कोशिकाएं उनको हाइपोबेसल कोशिकाएं कहते हैं। बाद में ये हाइपोबेसल कोशिकाओं से क्या बन रहा है, हाइपोबेसल कोशिकाओं से बन रहा है मूलांकुर और बीज पत्राधार। एपीबेसल कोशिकाओं से क्या बन रहा है, प्रांकुर और बीज पत्र बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइपोबेसल कोशिकाएं क्या बनाती हैं। तो हाइपोबेसल कोशिकाएं आपकी मूलांकुर और बीज पत्राधार बना रही है, हाइपोकोटाइल बना रही है।
एपीबेसल कोशिकाएं आपकी प्रांकुर तना वाला भाग बना रही है और कॉटिलीडन्स बना रही है, ठीक है। अष्टांशक की सभी कोशिकाएं शीघ्र ही क्या हो जाती हैं, परिणत विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। यह अवस्था ग्लोब्यूलर स्टेज कहलाता है। और ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद क्या आ जाएगा, आपका हार्ट वाला स्टेज आ जाएगा। अब भ्रूण में वृद्धि के कारण इसका आकार भी गोल संरचना से हृदयाकार हो जाता है और अधिक विभाजनों तथा वृद्धि के कारण हृदयाकार भ्रूण की दोनों शीर्ष पालियां जो बीज पत्रों का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। दोनों पालियों के जोड़ के स्थान पर क्या होता है, प्रांकुर स्थित होता है। इसके पीछे बीज पत्रों पर एक एपिकोटाइल और बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल का भी निर्माण होता है। इससे लगी हुई सस्पेंसर सेल की ओर हाइपोफाइसिस से बनी कोशिकाओं को हाइपोफाइसिस से क्या हो रहा है, आपका रूट वाला पार्ट बन रहा है। निलंबक सेल्स धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। इस समय तक भ्रूणपोष भी बन जाता है और भ्रूण इसके अंदर तक लगभग क्या होता है, चला जाता है। इस प्रकार द्विबीजपत्री भ्रूण में उपरोक्त की भांति दो बीजपत्र एक अक्ष एक एक्सिस के साथ में जुड़े रहते हैं और एक्सिस में क्या हो रहा है, प्रमुखतः मूलांकुर प्रांकुर होते हैं। परिपक्व अवस्था में आने तक यहाँ भ्रूण पूरे भ्रूणपोष का अवशोषण कर बीजों को अभ्रूणपोषी बना देता है। देखो डाइकोटिलीडनस आपका जो एम्ब्री होता है बच्चे, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। डाइकोटिलीडन्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है और ऐसे आपके जो एम्ब्रियो होते हैं इनको नॉन एंडोस्पर्मिक या जो सीड बनते हैं इनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एक आध दो एक्सेप्शंस रहते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। कुछ पौधों में भ्रूणपोष अवशोषित नहीं हो पाता है जिनको जो भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है, आपका प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज है, यानी कि ये फर्टिलाइज्ड वाला स्टेज है आपका बच्चों। यहाँ पे आपके क्या है, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट हैं, ये आपकी एंटीपोडल सेल्स हैं, ये आपका क्या है बच्चों, एंडोस्पर्म है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से आपका जाइगोट डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर के ये आपका ग्लोब्यूलर स्टेज, देन हार्ट वाला स्टेज और ये आपके क्या है, कॉटिलीडन्स है बच्चों। ये आपका रेडिकल, यहाँ से आपका क्या बन रहा है, प्लूम्यूल बन रहा है बच्चों, ठीक है। धीरे धीरे सस्पेंसर सेल्स क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला और भी क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि नर युग्मकोद्भिद के विकास यानी फीमेल गैमेटोफाइट की आवृत बीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको ये बताना है, आपको मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम भी बनाना है, ठीक है बच्चों। तो अब ये मेल गैमेटोफाइट थोड़ा सा मैं इससे पहले की चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया हुआ है। आप वीडियो के लेक्चर्स देखिए, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अगर कहीं पे क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है आपका, मैंने देखा हुआ है यूपी बोर्ड वाला टेक्स्ट बुक थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर करके लिखा गया है, तो इसीलिए लेक्चर्स को बनाना ज़रूरी था ताकि उसको सीक्वेंस में चीज़ों को समझाया जा सके, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए, आपको बहुत समझ में आएंगी चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ। ओके, तो आपका जो फीमेल कह रही हूँ, मेल गैमेटोफाइट जो है बच्चों, मेल गैमेटोफाइट आपने पढ़ा हुआ है कि पुष्पी पादपों में क्या होता है बच्चों, स्टैमेन वाले पार्ट में क्या रहता है, एंथर रहता है और फिलामेंट रहता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जो डाइकोटिलीडनस का एंथर होता है वो कैसा होता है, कुछ एंथर क्या होते हैं, डाइथीकस होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, डाइथीकस होते हैं और इनमें 4 सैक होता है। क्या है बच्चों, क्या होता है बच्चों, 4 सैक होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है आपके बच्चों, ये है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर सैक है, ये क्या है, परागकोश जिसको कहते हैं। इन्हीं परागकोश में आपके मौजूद रहते हैं क्या, ये जर्मिनल सेल्स मौजूद रहते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजियल सेल कहते हैं, जर्मिनल सेल्स मौजूद रहते हैं। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स से आपका बच्चों क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, पर उसको हम पॉलन ग्रेन नहीं कहते हैं, इसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोर कहते हैं, सूक्ष्म युग्मकोद्भिद कहते हैं इसको। जब ये सूक्ष्म युग्मकोद्भिद इसमें ये बनने लगता है और परिपक्व स्टेज में आपका ये आउटर एंथर सैक का लेयर जब क्या होता है, फट जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये माइक्रोस्पोर बाहर निकल जाएंगे। ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं
और फिर इनको क्या कहा जाता है, पॉलन ग्रेन कहा जाता है बच्चों, परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। आपने पुष्पों में देखा होगा बिल्कुल महीन महीन पाउडरी से रहते हैं ये परागकण, तो हवा वगैरह इनके माध्यम से ये क्या होते हैं, पौधे के स्टिग्मा वाले पार्ट तक जाते हैं। पौधे के ये कौन से वाले पार्ट तक जाते हैं बच्चों, स्टिग्मा वाले पार्ट तक जाते हैं। यहाँ पर ये परागकण क्या होंगे, लैंड करेंगे। जब यहाँ पर ये परागकण लैंड करते हैं बच्चों, तो धीरे धीरे ये परागकण क्या करता है, पोषण वगैरह लेकर के धीरे धीरे ये परागकण का 2 लेयर बन जाता है। इसका क्या बन जाता है बच्चों, 2 लेयर इसका बन जाता है। ठीक है, ये ऐसे 2 लेयर बन जाता है। इस वाले लेयर को हम एक्साइन कहते हैं बच्चों, और अंदर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। उसके बाद ये जो आपको पोर दिख रहा है ना बच्चों, इन्हीं पोर से बनता है क्या, पराग नलिका बनती है, जिसको पॉलन ट्यूब कहा जाता है। अब यहीं पर ये जो पराग नलिका आपकी बनी, ये जो पराग नलिका आपकी बनी, ये धीरे धीरे कहाँ पर जा रहा है, वर्तिका के अंदर से होते हुए पहुंच जाता है आपके भ्रूण कोश में पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है, भ्रूण कोश में। इसके साथ साथ में ये जो आपका पॉलन ग्रेन है, इस 2 कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाता है, एक वानस्पतिक कोशिका में और एक जनरेटिव कोशिका में विभाजित हो जाता है। और जनरेटिव कोशिका से ही 2 क्या बनते हैं आपके, 2 क्या बनते हैं बच्चों, गैमीट बनते हैं। 2 क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे इसी जनरेटिव कोशिका से। ठीक है बच्चों, ये 2 गैमीट क्या करेगा, एक गैमीट आपका एग से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। दूसरा जो गैमीट होता है वो आपकी जो सेंट्रल सेल्स में मौजूद न्यूक्लियस रहती है, उससे फ्यूज करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, अब मैं रीड करूंगी इसको और आप इसको समझिएगा। आइए, युग्मकोद्भिद का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, परागकण परागपुट पॉलन सैक से द्विकेंद्र की अवस्था में यानी कि बाइन्यूक्लिएट स्टेज में क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं। परागकण पॉलिनेशन की प्रक्रिया द्वारा समान जाति की वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचकर क्या करते हैं बच्चों, अंकुरण करते हैं, पॉलन ट्यूब बनेगा और पोषण मिलेगा इनको। विभिन्न कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा वगैरह को इस्तेमाल करके ये क्या होंगे, परिपक्व हो जाते हैं। परागकण जल एवं शर्करा का अवशोषण करके फूल जाते हैं और अंतःचूल जनन छिद्र द्वारा बाहर वृद्धि करके पराग नलिका बनाती है। और पराग नलिका में कायिक या नलिका केंद्रक, वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस एवं जनन कोशिका मौजूद होती है। पराग नलिका वर्तिका से पोषक पदार्थ प्राप्त करके वृद्धि करती है और जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो करके दो नर युग्मक बनते हैं। बढ़ती हुई पराग नलिका वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश कर जाती है और जनन केंद्र के पुंयुग्मकों, मतलब इतना अजीब सा नाम लिखा हुआ है, जो मेल गैमेट है आपका, में विभाजन करने की प्रक्रिया को शुक्र जनन, अब मेल गैमेटोफाइट बेसिकली बन रहा है, शुक्र जनन कहा जा रहा है। और ये जो आपके मेल गैमेट बन रहे हैं, इनके बनने के तुरंत बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस होती है ये गायब हो जाएगी, उसका काम खत्म हो जाता है। तो क्योंकि निषेचन में इसका कोई रोल नहीं होता है इसीलिए खत्म हो जाती है। परागकण लघु बीजाणु तथा उसके अंकुरण से बनी हुई पराग नलिका को क्या कहा जाता है बच्चों, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ये देखिए ये है आपका एक्साइन वाला लेयर और ये क्या है, इंटाइन वाला लेयर। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अब यही न्यूक्लियस डिवाइड होकर के क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल बनाएगा, जनरेटिव सेल बनाएगा। इसी जनरेटिव सेल से क्या बनते हैं बच्चों, 2 आपके मेल गैमेट बनेंगे बच्चों। क्या बनेंगे, 2 मेल गैमेट। और इंटाइन से क्या बनता है आपका, जो न्यूक्लियर पोर से इंटाइन बेसिकली डेवलप हो जाता है पॉलन ट्यूब में और न्यूक्लियर पोर से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये है आपके जनन केंद्रक, 2 मेल गैमेट बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यही मेल गैमेट आपके इसी पराग नलिका से पहुँचेंगे कहाँ पर, आपके ओव्यूल के अंदर पहुँचेंगे। ये आपका क्या करेगी, फीमेल एग से क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। और दूसरा वाला जो बचा हुआ है आपका, दूसरा वाला जो बचा हुआ है बच्चों, ये क्या करेगा, ये आपका क्या कहते हैं उसमें सेंट्रल में जो मौजूद रहता है उससे क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना देगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। परागण क्या होता है
स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? परागण कहते हैं। ठीक है, परागण कई तरह का होता है, आपने पढ़ा हुआ है, स्वपरागण होता है, स्वजातीय परागण होता है और पर परागण होता है। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स को डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, फाइनली फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसी पर परागण में ही एक आपका मेथड होता है जहाँ पर जंतुओं की मदद से, विभिन्न प्रकार के जंतुओं की मदद से परागण होता है, यानी परागकण जो हैं वो वर्तिकाग्र तक लाए जाते हैं। ठीक है, ताकि परागण की प्रक्रिया हो सके। तो देखिए, किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले हुए परागकणों को इतना, ये सब मत लिखो, देखो सीधा सा आपको लिखना है, एक मिनट, सीधा सा लिखना है कि किसी पुष्प के परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जरूरी नहीं है कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, परागण में परागकणों को किसी कर्मक द्वारा वर्तिकाग्र तक लाया जाता है। और ये कौन से परागण में? पर परागण में। कौन से परागण में? पर परागण में बच्चों। यहाँ इन परागकणों का अंकुरण होता है और पराग नलिकाएं बनती हैं ताकि निषेचन हो सके। स्पष्ट है कि परागण निषेचन है तो नरयुग्मकों के स्थानांतरण और बाकी प्रक्रियाएं करेंगे। तो जंतु परागण क्या होता है वो हमें समझना है। जंतु परागण को क्या कहते हैं बच्चों? जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफिली कहते हैं, याद रखिएगा। तो विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, जैसे कीट हो गया, वास्प हो गया, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो फूलों पर छुपे रहते हैं, चमगादड़ हो गया, घोंघा हो गया, चींटियां हो गया, पक्षियां हो गई, इन सब के माध्यम से क्या होता है? परागण होता है बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे और भी थोड़ी सी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या फिर अगर आप कोई कंपटीशन वाला एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कीटों द्वारा होने वाले परागण को एंटेमोफिली कहा जाता है और पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। मैं ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी वर्ड से क्वेश्चन आता ही है, तो याद रखिएगा। चमगादड़ों द्वारा होने वाले परागण को चिरोप्टेरिफिली कहा जाता है, घोंघों द्वारा होने वाले परागण को मनाइकोफिली कहा जाता है बच्चों। कीट द्वारा होने वाले परागण आपके भौरे हो गए, वास्प हो गया, इस तरह के जो कीट हैं ये क्या करेंगे? शहद वाले फूलों पर जाकर के, मैं शहद बोल रही हूँ, जिन फूलों में रस होता है और जो फूल कलरफुल होते हैं उस पर जाकर के ये क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कीट परागण के लिए पुष्प तरह तरह के आकर्षण पैदा करते हैं, उनमें स्मेल भी होगी, कलर भी होगा, रस होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं कीट परागण करने के लिए। तो पुष्प का कुछ ना कुछ कलर होना चाहिए, पर्पल है, लाल है, पीला है, रस भी होना चाहिए पुष्प में, साथ ही साथ पुष्प की कुछ महक होनी चाहिए ताकि कीट को आकर्षित कर सके। ठीक है, कभी कभी तो एक विशेष प्रकार का कीट ही इस कार्य के लिए आकर्षित हो जाता है। ओके, आकर्षण देखिए, आकृति, रंग, अवयवों की अनियमितता, परिमाप, छोटे पुष्पों का बड़े समूह या पुष्प क्रम के रूप में एकत्रित होना पुष्पों में आकर्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुंडक, मंजरी, समुंड आदि प्रकार के पुष्प क्रमों में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। आकर्षक और लुभावने पुष्प की ओर विभिन्न प्रकार के कीट अपनी पसंद के अनुसार आकर्षित होते हैं। ओके, दलों के रंग, दल क्या है आपका? जो पंखुड़ियां होते हैं उनको दल कहते हैं बच्चों। ठीक है, कोरोला जिसको कहा जाता है, कोरोला। लाल, नीला, पीला, अन्य रंगों को विभिन्न प्रकार के कीट पसंद करते हैं और ये सब मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आप। ओके, मकरंद है, रस जो जिसको कहा जाता है, नेक्टर, सुगंध है। ठीक है बच्चों, और क्या है आपका? देखिए, खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल्स। जाहिर सी बात है, अगर ये सब चीजें नहीं मिलेगी तो जंतु क्यों ही जाएगा उसके पास। देखिए, कोई किसी के पास तभी जाता है जब तक उस कोई भी चीज हो, वो मनुष्य हो या कोई जंतु हो, जब तक उसका स्वयं का लाभ नहीं है किसी के पास जंतु या कोई चीज जाएगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कीटों को बेसिकली रस लेना है, अपना फूड लेना है या फिर अपनी सेफ्टी के लिए छुपना है उनको, तभी वो जाकर के किसी दूसरे का सहारा लेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें फूलों की भी मदद हो जा रही है। हालांकि बेचारे फूल तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अब सामने वाले की जरूरत है तो वो चला जा रहा है और वहां पर अपना वो लोग काम कर रहे हैं, परागकण उससे चिपक जाते हैं और इस तरह से परागकण जब जाकर के वो एक फूल से दूसरे फूल पर ये बैठते हैं कीट वगैरह, तो परागण हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है।
खाद्य पदार्थ हो गया, सुरक्षा हो गया, पक्षी परागण की विधियां, और ये देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। पक्षी परागण थोड़े से पौधे में ही होता है। छोटी छोटी चिड़ियां जैसे हमिंग बर्ड हो गई, हनी थ्रेशेस हो गई, शहद के लिए नेक्टर, नेक्टर के लिए बिगोनिया और स्ट्रेलिटेजिया जैसे पौधों पर पुष्पों पर आती हैं, अपनी चोंच को दलपुंज में की नलिका में डालती हैं और अनायास परागण करती हैं। सेमल आदि वृक्षों में, पुष्पों में भी कौवे, मैना आदि प्रकार के जो पक्षी हैं ये आपका परागण कराते हैं। जंतु का परागण, पढ़ लीजिए इसको भी। जंतु का परागण बोहीनिया, कदम्ब, सेमल आदि प्रकार के वृक्षों में चमगादड़ों द्वारा जो परागण किया जा रहा है, चमगादड़ आकर के अपना श्रेय लेगा। ये जंतु रात्रि के समय कीट, फल, मकरंद आदि की खोज में पेड़ों पर बैठते हैं और यहाँ से इस तरह से क्या होता है, परागण होता है। गैस्ट्रोपोड परागण, घोंघे, ये जो आपका मलैकोफिली वाला होता है परागण वो है। घोंघे आदि भी जल के आसपास के पौधों पर आते जाते रहते हैं और ऐसा समझा जाता है कि इन पौधों के पुष्प में परागण के लिए इससे सहायता मिलती है। अनेक आपके एरोइड्स भी इस प्रकार के परागण के लिए संभावनाएं व्यक्त करते हैं। बाकी जंतुओं द्वारा भी आप देख लीजिए, गुलमोहर हो गया, नासुत हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, हाथी परागण में सहायता करता है। बाप रे बाप, रेफ्लेसिया में हाथी परागण में सहायता करता है। रेफ्लेसिया के विषय में समझा जाता है कि इसके बड़े बड़े पुष्पों में लगभग 3 से 4 फीट व्यास में मक्खियां वर्षा के जल की सहायता के साथ परागण करती हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, 3-4 हेडिंग आप अपने बोर्ड के एग्जाम में लिख देंगे, वही काफ़ी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया, दूसरा चैप्टर आ गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी बहुत मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बस चीज़ों को रीड करते जाऊंगी और जहाँ पे अगर लगेगा कि समझाना है तो वहाँ पे हम समझते भी जाएंगे बच्चों। अगला एक और क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्या है, स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पे भी चित्र इंपॉर्टेंट हो गया है, ओके। अच्छा, मानव अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है इसकी संरचना जनन एपिथेलियम से होती है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो है बच्चों, इसमें ओवम बनता है। ओवरी में किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, जिसको हम स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं, पुटिका कहते हैं बच्चों। जब कोई बच्ची जो रहती है उसके बर्थ से पहले ही एम्ब्रियो वाले स्टेज में ही बहुत सारी पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो जब वो लड़की प्यूबर्टी वाला स्टेज अटेन करती है तब जाकर के फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने का मतलब होता है oogenesis की प्रक्रिया द्वारा ओवम बनता है, और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो ओवम क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम के साथ में ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका कि जो ग्राफियन फॉलिकल होती है ये जनन एपिथेलियम द्वारा इनका निर्माण ओवरी में होता है। इसके साथ साथ में इनमें संयोजी ऊतक, स्ट्रोमा, ठोस पदार्थ की अवस्था में भरे रहते हैं। जनन स्थल से बाहर पेरिटोनियम का आवरण होता है। स्ट्रोमा में रुधिर कोशिकाएं, लिम्फ कोशिकाएं, नर्वस टिश्यूज, पेशी तंतुओं का जाल फैला रहता है। और स्ट्रोमा के बाहरी भाग में अनेक अंड पुटिकाएं, ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रत्येक पुटिका एक कोशिकाओं के समूह के रूप में होती है। बहुत सारी कुछ पुटिकाएं मौजूद रहती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ओविजेरस नाल या ओविजेरस ट्यूब कहा जाता है। यह समूह वृद्धि के कारण क्या होते हैं, स्ट्रोमा में, पेटिका को स्ट्रोमा भी कहा जाता है, स्ट्रोमा में धंस जाते हैं और मुख्य जनन स्तर से अलग हो जा रही हैं। अब क्या हो रहा है, पुटिका को बनाने में इसके चारों ओर की कोशिकाएं, जो पुटिका कोशिकाएं होती हैं यानी फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल्स को बना रही हैं। अंदर एक विशेष कोशिका बड़ी हो जाती है जिससे आगे चलकर oocyte बन रहा है। एक ही कोशिका पर मंथ डिस्कस किया हुआ है मैंने, हालांकि पर मंथ क्या होता है बच्चों, जो बहुत फीमेल बॉडी में ऑलरेडी नंबर ऑफ आपके फॉलिकल्स मौजूद रहते हैं और केवल एक ही ओवम क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल मैच्योर होकर के ओवम बनाता है, जो कि क्या होता है, इफ फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो जाइगोट बनेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, ब्लड के फॉर्म में ओव्यूलेशन के दौरान क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है।
ठीक है। अन्य कोशिकाएं डिम्बाणु जनन कोशिका का पोषण करती रहती हैं। समय पुटिका में स्थान, पुटिका गुहा, और इस समय पुटिका में स्थान, पुटिका गुहा यानी कि थोड़ा सा जगह बन जाता है जिसमें पुटिका द्रव्य भरा रहता है। यह एक पोषक तरल की तरह काम करता है। और वृद्धि आदि के बाद में डिम्बाणु कोशिका एक बड़ी प्राथमिक कोशिका प्राइमरी oocyte बनाती है। गैमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस भी आपका यहीं पे डिस्कस हो रहा है, oogenesis बेसिकली। परिपक्व ग्राफियन पुटिका फट जाती है और इसका क्या होता है, प्राथमिक अंडक बाहर निकल जाता है और फटी हुई पुटिका के अंदर रुधिर का थक्का बन जाता है और यही क्या बनाता है बच्चों, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो कि एक ग्रंथि की तरह काम करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण यही करता है। ओके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण इसलिए करता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट के सेचन एंड एम्ब्रियो के पोषण के लिए ये मदद करता है बच्चों। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बेसिकली मदद करता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो कुछ समय बाद पुटिका का शेष भाग एक धब्बे के रूप में क्या हो जाता है, बचा रहता है और अंत में ये गायब हो जाता है। बेसिकली ये व्हाइट स्पॉट के रूप में दिखता है, सफेद पिंड के रूप में दिखता है, जिसको कॉर्पस एल्बिकैंस कहते हैं। ठीक है। पुटिकाओं का आवरण कई स्तर मोटा होता है और इसको मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा कहते हैं। एक पूर्ण परिपक्व पुटिका में ओवम मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा से कुछ कोशिकाओं के समूह द्वारा जुड़ा रहता है। यह समूह डिस्कस प्रोलीजेरस कहलाता है। डिम्ब के चारों ओर स्तंभी कोशिकाओं का एक निश्चित स्तर कोरोना रेडिया, आपके ओवम के चारों ओर कोरोना रेडिया और कोरोना रेडिएटा एंड कोरोना रेडिएटा के अंदर एक और लेयर होती है जिसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ये देखिए, ये आपके ट्रांसवर्स सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है एक ओवम का, अंडाणु का। अंडाणु नहीं, अंडाशय का कहा था ना, एक सेकंड, हाँ अंडाशय का। ये यहाँ पर जो शो हो रहा है, यहाँ पर हैं आपकी जनन एपिथीलियम कोशिकाएं हैं जिनसे आपके क्या बन रहे हैं बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल्स बन रही हैं। क्या बन रही हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स, या जिनको क्या कहा जाता है, ग्राफियन पुटिका कही जाती हैं, वो बनती हैं। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे ये ग्राफियन पुटिका क्या होती है, मैच्योर होती जाती हैं। मैच्योर होने के साथ साथ में ये क्या हो जाएंगी बच्चों, कई लेयर की जो आपका वो लास्ट में पुटिका होती है, कई लेयर द्वारा बनी रहती है। ये रप्चर होगा, फिर बाद में ये रप्चर होगा और फाइनली जो डिम्बाणु होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जोना पेल्यूसिडा वाली लाइन है, ये है आपका ओवम वाला स्टेज और यहाँ पर क्या है, जोना पेल्यूसिडा है। इसके बाहर एक और लेयर होता है जिसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ये इसके अंदर खाली स्पेस होता है बच्चों, जिसको क्या कहा जाता है, पुटिका गुहा जो कहा जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अंडाशय का क्या है, टीएस सेक्शन है बच्चों। शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। शुक्र जनन नलिका, यहाँ पे आपके पूरा मेल गैमेट का स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस करने को कहा है, सिर्फ और सिर्फ शुक्र जनन नलिका का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए कहा है। शुक्र जनन नलिका क्या होती है बच्चों, सेमिनीफेरस टिब्यूल जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनीफेरस टिब्यूल कहा जाता है इनको। और ये सेमिनीफेरस टिब्यूल क्या करती हैं बच्चों, इनमें मौजूद होते हैं आपके जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स मौजूद होती हैं, जो क्या करेंगी, जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा स्पर्म बनाएंगी। यानी स्पर्म जो आपका बन रहा है बच्चों, वो जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स से बन रहा है। ये जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स कहाँ मौजूद हैं, आपके शुक्र जनन नलिकाओं में मौजूद हैं। और ये शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पर मौजूद हैं, आपके टेस्टिस में मौजूद हैं, वृषण में मौजूद हैं बच्चों। कहाँ पर मौजूद हैं, वृषण में मौजूद हैं। जब आपने वृषण का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था तो आपने देखा था कि कुछ इस तरह से रहती है और यहाँ पर वे बहुत सारी ट्यूबुलर फॉर्म में आपके शुक्र जनन नलिकाएं मौजूद होती हैं और इसी में मौजूद होती हैं क्या, जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स मौजूद होती हैं, जो कि क्या करती हैं बच्चों। इसके अलावा इसमें सर्टोली कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं जो पोषण प्रदान करती हैं। किसको पोषण प्रदान करती हैं, आपके जो ग्रोइंग स्पर्म होता है उसको पोषण प्रदान करती हैं। ओके, नाउ रीड दिस।
शुक्रजनन नलिका की संरचना, वृषण के प्रत्येक पिंडक में जो लोब बना हुआ था, पिंडक में अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं जिनको सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल कहा जाता है, एक ढीले ढाले संयोजी ऊतक में पड़ी रहती हैं। रुधिर कोशिकाओं, तंत्रिका तंतु, अंतराली कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह भी इसी ऊतक में फैले रहते हैं। इन्हीं अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, जो कि मेल हार्मोन को स्रावित करती हैं। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन आपका बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए मेल में जिम्मेदार होता है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये एक्टिव होता है, दाढ़ी मुछाना, बाकी बॉडी का डेवलपमेंट करने में मदद करता है ये। ये देखिए, ये है आउटर, क्या है ये? एक लोब, टेस्टिस के एक लोब का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे बहुत सारा ट्यूबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। इसमें आपके क्या है? सर्टोली कोशिकाएं हैं, इसमें आपका इंटरस्टिशियल कोशिकाएं भी हैं, इसमें आपके नर्व टिश्यूज, ब्लड वेजल्स, बहुत सारी चीज़ इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, अब यही क्या है? इसी में क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं, जो कि फाइनली किसमें डेवलप होती हैं? स्पर्म को बनाने का काम करती हैं। ओके, वृषण के अंदर कुंडलित नलिकाएं होती हैं, इनको शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इन नलिकाओं के अंदर उपस्थित जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से शुक्र जनन की क्रियाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका को लचीले संयोजी ऊतक की आधार कला बनाती है, जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहा जाता है। इसके अंदर एक जननिक एपिथेलियम होती है। इस स्तर में दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। शुक्रजनन कोशिकाएं, इनको सहारा देने के लिए अवलंबन कोशिकाएं, बाद में ये कोशिकाएं फूलकर पोषी या सर्टोली सेल्स बनाती हैं, जो कि पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। प्रत्येक विषण की सेमिनिफेरस नलिकाएं आपकी, यानी कि शुक्रजनन नलिकाएं कुंडलित होकर होती हैं और वृषण से बाहर निकलने से पूर्व यह सतह पर शाखित हो जाती हैं और नलिकाओं का एक जाल बनाती हैं, जिनको वृषण जालक या रेटिटेस्टिस कहा जाता है। इसी रेटिटेस्टिस से अब दूसरी पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिनको अपवाहक नलिका या वास एफरेंशिया कहा जाता है। अब ये वास एफरेंशिया आपकी खुलेगी कहाँ पर? अधिवृषण या एपिडिडाइमस में खुलेगी, और उसके बाद एपिडिडाइमस नीचे की तरफ आपका एक पतली सी और ट्यूब में खुलता है बच्चों, जिसको वास डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, और उसके बाद ये शुक्रवाहिनी कहाँ पे खुलेगी? आपके मूत्र मार्ग में खुलेगी। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ में मूत्र मार्ग के बाहर खुलती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अपरा क्या है? अपरा को प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा क्या है? अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखिए, प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है? आपका जाइगोट डिवाइड करेगा। ठीक है, 16 सेल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको मोरेला स्टेज कहते हैं। उसके बाद ब्लास्टोला स्टेज आता है, और ब्लास्टोला के बाद क्या आता है बच्चों? गैस्ट्रोला स्टेज आता है। तो गैस्ट्रोला स्टेज में ही क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट बनता है, और ट्रोफोब्लास्ट के आउटर लेयर से क्या बनता है बच्चों? आपका प्लेसेंटा बनता है। क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है। ये प्लेसेंटा एक ट्यूब से जुड़ा रहता है। कहाँ से? बच्चे के नाभि से जुड़ा रहता है। यहीं से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती है, और ये इस तरह से थैले के रूप में वहीं पर खुलता है। ठीक है बच्चों, इस ट्यूब को कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। और जिसमें ये खुलता है, इसको कहा जाता है प्लेसेंटा कहा जाता है। और ये प्लेसेंटा बेसिकली यूटरस से जुड़ा रहता है। जो माता होती है, यानी कि जो माँ है, जो माँ बनने वाली स्त्री है, वो क्या होती है बच्चों? उसके गर्भनाल से प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, और प्लेसेंटा आगे एक ट्यूब के रूप में बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है। अब माता से ही क्या होता है? बच्चे को पोषण मिल रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है। अब ये सारी चीजें बच्चे से माँ में जाती हैं। ठीक है, तो यही सारा काम कौन करता है? प्लेसेंटा यही सारा काम करता है। आज ये देखिए, ये आपका इन्फेंट है, शिशु है। अच्छा, एक सेकेंड आ जाइए। ओके, तो मैं बता चुकी हूँ अपरा, आवल, जरायु,
अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अपरा एक संयुक्त ऊतक है जो स्तनपोषियों में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ में संरचनात्मक क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। निषेचन के बाद में निषेचित अंडाणु विदलन करता हुआ एक परिवर्धनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय भित्ति के चिपचिपा हो जाने के कारण उसी से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। यह क्रिया रोपण कहलाती है। ठीक है, इसी समय तक कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भाशय भित्ति में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। गर्भाशय भित्ति से चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कलाओं तथा गर्भाशय भित्ति मिलकर आपस में अपरा का निर्माण करती हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, कॉन्सेप्शन कहा जाता है, गर्भाधान कहा जाता है और माना जाता है कि अब कोई स्त्री क्या है, प्रेग्नेंट है। अच्छा, इसके विभिन्न कार्य हैं। भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण का श्वसन में मदद करना, उत्सर्जन में मदद करना, हार्मोन्स के स्रावण में मदद करना। ठीक है, अब डिटेल थोड़ा सा मैं पढ़ दे रही हूँ। अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक है। इसका भ्रूण की जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर से विशिष्ट संबंध है। अपरा के निम्नलिखित कार्य। अच्छा, भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है, अतः माता के रुधिर में आने वाले खाद्य पदार्थ ये वो। इसके अलावा अगर मदर किसी इन्फेक्टेड डिजीज से ग्रसित है तो वो वायरस या बैक्टीरिया बेबी में भी ट्रांसफर हो सकता है। यानी अगर माता किसी रोग से संक्रमित है तो वो संक्रामक रोग बच्चे में भी जा सकता है। छोटे मोटे संक्रमण जो रोग हैं जैसे खांसी सर्दी है वो वो चलता है, लेकिन जैसे एड्स या बाकी इन्फ्लुएंजा ये वो जो डिजीजेज होती हैं ये बच्चे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह कराया जाता है। श्वसन में अभी हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों। उत्सर्जन में जो बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है, अमोनिया वगैरह ये सब शरीर से बाहर निकल जाता है अपरा के माध्यम से। और हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स भी बच्चे से माता में माता से बच्चे में और बच्चे से माता में ट्रांसफर होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, ये मैं लेक्चर में बहुत डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ डायग्राम आपको समझाऊंगी, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, आप कीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, एक जोड़ी टेस्टिस मौजूद होता है। ठीक है, अभी टेस्टिस के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। टेस्टिस के बाहर एक और लेयर होती है जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है, वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश कहा जाता है जो कि टेस्टिस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, और ये टेस्टिस क्या होता है, यहाँ से ये इस टेस्टिस से आकर के एक पतली सी नली जुड़ती है जिसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर बेसिकली ये है, टेस्टिस के ऊपर आपको दिखाई देगा, ये इस तरह से मोटी सी नलिका रहती है। ये है अधिवृषण। अधिवृषण दो नलिकाओं से जुड़ता है। अभी आपने पढ़ा था वास इफरेंशिया और वास डिफरेंश से बच्चों। ठीक है ना, ये आपका पेनिस वाला हिस्सा है जिसको शिश्न कहा जाता है, शिश्न मुंड है ये आपका। ठीक है, और यहीं पर मेल बॉडी में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, यूरेटर, आपके जो यूरेथ्रा होते हैं अलग नहीं होते हैं, एक ही इजैकुलेशन जो डक्ट है और यूरेथ्रल ओपनिंग जो है दोनों सेम है बच्चों। ठीक है, और ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपका क्या है, शुक्राशय है बच्चों। और ये देखो, ये तुम्हारा एजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, और ग्लैंड्स भी मौजूद रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड है, ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। ठीक है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन सारी चीज़ों को, प्लीज़ जा करके आप लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पढ़ूंगी नहीं, एक और क्वेश्चन आपका बाकी रह गया है वो देख लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से ही आपका पार्ट है। विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। अच्छा, आपने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में कि कई बार ऐसा होता है कि या तो फीमेल बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है, या फिर मेल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म ठीक से नहीं बन पा रहा है, या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या होता है बच्चों, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो साइंस ने क्या किया, बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड्स निकाले प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि जो फैमिली है, जो हस्बैंड वाइफ है, बच्चे का सुख उनको मिल सके। इनको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
आपका टेक्निक्स कहा जाता है, जिनसे बच्चों को क्या किया जाता है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको बच्चे का सुख दिया जाता है। बहुत सारे आपके तरीके हैं, जिसमें सरोगेसी एक तरीका है, जिफ्ट एक तरीका होता है। जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, मतलब कि बाहर ही एग और स्पर्म को क्या करेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे, और जो जाइगोट बन रहा है जाइगोट को फीमेल बॉडी में एंटर कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे। और एक होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, अगर फीमेल में एग की क्वालिटी एक अच्छे से बन रहा है और कंसीव भी इजीली हो सकता है, फीमेल बॉडी हेल्दी है, तो स्पर्म को क्या किया जाएगा, फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करा दिया जाएगा। इसको कहा जाता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या दूसरा तरीका है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा कि आपके गैमीट्स को यूटरस में, जो आपका जाइगोट बना हुआ है या एम्ब्रियोनिक स्टेज है, 8 सेल्ड स्टेज वाला एम्ब्रियो का है, तो उसको यूटरस में, डायरेक्टली यूटरस में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, एंड इम्प्लांटेशन वगैरह होगा, एंड बच्चा क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे मेथड होते हैं। सरोगेसी में दूसरे मदर के वूम्ब को यूज करके, गर्भ को यूज करके क्या किया जाता है, बच्चे को एक प्रॉपर दूसरी कोई फीमेल बच्चे को डिलीवर करेगी, बच्चे को जन्म देगी, एंड दूसरे दंपति को दे देती है। इस तरह से सरोगेसी वाला मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो स्टेरिलिटी क्या होती है? स्टेरिलिटी दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों में ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही स्टेराइल हो सकती है। स्टेरिलिटी वो कंडीशन है जहाँ पर एक औरत जो होती है, अगर औरत की बात की जाए तो औरत गर्भवती नहीं हो पाती है। और मेल में स्टेरिलिटी का मतलब है कि मेल का या तो स्पर्म की क्वालिटी खराब है, या स्पर्म प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, या दूसरा रीज़न हो सकता है, और भी दूसरे रीजंस हो सकते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? स्टेरिलिटी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इस स्टेरिलिटी को दूर करने के लिए, बच्चे के सुख को प्राप्त करने के लिए आपके बहुत सारे तकनीक होते हैं, जिसमें जिफ्ट है, आईवीएफ है, गिफ्ट है। ये सारे तकनीक किसके हैं? आईवीएफ के हैं। किसके हैं बच्चों? आईवीएफ के हैं, जिनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब, इसको बहुत ही फेमसली टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। हालांकि टेस्ट ट्यूब में बेबी को नहीं बनाया जाता है, बट स्पर्म एंड ओवम का क्या किया जाता है? टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, एंड फीमेल बॉडी में जो एम्ब्रियो है या जाइगोट है या फिर जो गैमीट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक था, ये है आपका, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या था कि विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए, तो वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आशा है आप इसको लिख पाएंगे अच्छी तरह से। इंट्रा यूटेराइन आपका इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र, ये बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 3 तक डिस्कस किया हुआ है। कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स को या कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपको बस समझाया हुआ है, क्योंकि बच्चों वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो टाइम ही कंज्यूम होगा। तो आप जाकर के लेक्चर्स को देखिए, और प्लीज़ आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आंसर लिखने का कोशिश आप करते रहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और बाकी लेक्चर्स चैनल पर हैं, उनको भी जा करके आप देख सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।